नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। एक जहाज 923 सालों से स्पेस में उड़ रहा था, लेकिन उतरने के बाद पता चला कि सब कुछ बदल गया है। आज हम बात करेंगे फिल्म पेंडोरम के बारे में, जो 2009 में आई थी। 2153 में एक स्पेस जहाज से टेनिस ग्रह को लाइफ के लिए उपयुक्त माना गया। उस समय वर्ल्ड की पॉपुलेशन 24 अरब से भी ज्यादा थी। विश्व के अंदर रिसोर्सेज और खाने की कमी बढ़ती जा रही थी। 20 साल बाद वर्ल्ड के सारे रिसोर्सेज के लिए बहुत बड़ी वॉर शुरू हो गई। फिर एलिसियम नामक एक स्पेसशिप को टेनिस की ओर भेज दिया गया। बहुत बड़ा सा जहाज काफी समय तक टेनिस की ओर बढ़ता गया। अचानक से क्रू को पृथ्वी से एक संदेश आया, जिसमें लिखा था कि एलिसियम के ड्राइवर और यात्रियों के अलावा मानव जाति खत्म हो चुकी है और एक लंबा निश्चित समय बीत जाता है। फिर अचानक हाइपर स्लीप पॉड से एक आदमी जाग उठता है। वो अपनी ऑक्सीजन मास्क को उतारता है, घुटनों को हिलाता है और जोर से चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी मदद करने आता ही नहीं। कैप्सूल के ऊपर लिखी राइटिंग से पता चलता है कि उनका नाम कॉर्पोरल बोअर है। और जब तारों को काटने के बाद वो कैप्सूल से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं, तो बोअर को धीरे धीरे होश आता है। अपने शरीर से वो बलगम को हटाते हैं और खदेड़ को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन आदमी ये भूल जाता है कि वो यहाँ क्यों था, उसका क्या मकसद था और उसकी क्या मेमोरी है। फिर जहाज पर इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स को देखते हुए बोअर एक टॉर्च को ढूंढते हैं और चारों ओर देखने निकल जाते हैं। इसी तरह उन्हें लेफ्टिनेंट पेटन का कैप्सूल मिल जाता है। यहाँ बोअर को अपने नाम के बारे में कुछ याद आता है, तो वो फटाफट अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं और अपने लॉकर में अपनी बीवी की तस्वीर को ढूंढते हैं। उसके बाद वो अपने कैप्टन को पुल पर चढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा खुलता ही नहीं। बोअर कुछ टाइम के बाद चीख के सरिये के टुकड़े को लेफ्टिनेंट पेटन के कैप्सूल पर जोर से फेंकते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं जागते। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के एक बहुत तेज झटके के साथ लेफ्टिनेंट के कैप्सूल को अपने आप खुलते हुए देखते हैं। पेटन इस समय घबरा जाते हैं और कुछ भी याद नहीं रहता उन्हें। वे लोग मानते हैं कि उनकी घड़ी जब शुरू होने वाली थी, वहाँ एक अजीब सी चीज थी जिसने उन्हें जगाया नहीं। बोअर को लगता है कि वे इस जहाज पर अकेले हैं और नेविगेशन कंप्यूटर द्वारा उन्हें जगाया गया था। लोगों को याद ही नहीं कि ये कहाँ उड़ रहा है और उनका मिशन क्या है। इलेक्ट्रिसिटी वाले ब्रिज को पार करना लगभग असंभव है। पेटन अपने क्वार्टर का बैकअप पावर चालू करता है और किसी के लिए टर्नेडो की कोशिश करता है। बोअर अपनी बाजू पर एक टैटू देखता है, जिससे उसे अपने समूह का नंबर 5 याद आता है। पुरुषों को ये समझ में आता है कि चौथे समूह के साथ क्या हुआ। अब एनालिसिस करते हैं और वो तैयार हो जाते हैं। इस बात में एक रहस्य खुलता है कि टीम का तीसरा सदस्य लेफ्टिनेंट गैलो कहीं तो है। उनका कैप्सूल खाली है और उन्हें अचानक से वेंटिलेशन सिस्टम से कुछ आवाज सुनाई देती है। पेटन बोलते हैं कि बोअर वेंट में चढ़े और दूसरी चारों ओर के डब्बे को देखकर आए। कॉर्पोरल अपने कमांडर की बात करने के लिए एक संचार ट्रांसमीटर के साथ आगे बढ़ते हैं और निकल जाते हैं। ट्यूब में कुछ भी ऐसा है नहीं जो दिखाई दे सके, दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन पेटन थोड़ी सी गतिविधियों के ऊपर नजर रखने के लिए उन्हें मार्गदर्शन देने का वादा करते हैं। आगे इलेक्ट्रिसिटी बदतर होती जाती है। इसका मतलब ये कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर इस जहाज में है वो बंद पड़ने वाले हैं, जिससे ये पता चलता है कि वापस आना बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन वो पूरी कोशिश करते हैं कि इसे रिबूट कर दें। वेंटिलेशन शाफ्ट के बाहर निकलने का अभी कोई रास्ता नहीं। बोअर बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, उन्हें सांस आना बंद हो जाता है, वो घबराने लग जाते हैं। पेटन थोड़ा माहौल लाइट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें हंसाने की कोशिश करते हैं। लेफ्टिनेंट को फिर याद आता है कि शिफ्ट चेंज करने के लिए हमें लगभग 2 साल चाहिए। इसका मतलब ये कि अगर अभी 5वां समूह चल रहा है तो सिर्फ 8 साल ही बीते हैं। बोअर शाफ्ट के नीचे गिरते हैं और निचले स्तर पर वेंटिलेशन हैच में समाप्त हो जाता है। ये आदमी लालटेन जलाता है और अपने बगल में मरे हुए कैप्टन गॉलो को देखता है। उनकी हालत को देखते लगता है कि वो 1 साल पहले लगभग यहाँ फंस गए होंगे। बोअर तेजी से दौड़ते हैं, हैच को लात मारते हैं और फिर निचले डब्बे में गिर जाते हैं। पेटन के साथ संबंध टूट जाता है। बोअर उस कमरे में जांच करते हैं और फंसे हुए लोगों के बारे में और मैन ऑफ पॉट्स देखने की कोशिश करते हैं।
दूर से कहीं खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है और वो टॉर्च के साथ एक लड़की को देखते हैं। उसके पीछे दौड़ना शुरू करते हैं, लेकिन वो जल्दी भाग जाती है। उन्हें लगता है कि कॉर्पोरल वाली लड़की रुक गई है, लेकिन जैसे जैसे वो नज़दीक जाते हैं, जमी हुई सी आकृति लड़की नहीं बल्कि एक आदमी निकलती है, जो बहुत पहले अपने आप को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुका है। जब वो थोड़ी सी और कोशिश करते हैं तो छिपी हुई लड़की उसे नीचे गिरा देती है और उसका सामना करती है। जंगली दिखने वाली ये लड़की कॉर्पोरल को जूता उतारने पर मजबूर कर देती है, लेकिन तभी ढलान के गुजरने की आवाज आती है और लड़की डर कर भाग जाती है। बावर अपनी टॉर्च और चारों ओर चमकते हुए अजीब प्राणियों का रूप देखता है और वह टॉर्च बुझा देता है और समझदारी से पीछे के गलियारे में छिप जाता है। कोई प्राणी बहुत तेज गति से गलियारे के नीचे भागता है और एक भयानक दहाड़ने वाला राक्षस उसके पीछे पीछे नुकीले दांत लेकर भागता है। एक बावर की गंध आती है और उसे तलाश करने में वह राक्षस जुड़ जाता है। यह आदमी सांस रोककर एक कोने में छिपा रहता है, लेकिन उसी क्षण पेटन के साथ संबंध फिर शुरू हो जाता है। यह आदमी दूर हो जाता है और राक्षस पर हमला करता है। अपने भाले से घायल करने की कोशिश करने पर बावर खुद को दीवार से दबा लेते हैं और बच जाते हैं, लेकिन राक्षस मृत लेफ्टिनेंट गालो को अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर वह भीत होकर बावर कमांडर से संपर्क करता है और उन्हें बताता है कि उसे बहुत डर लग रहा है। पेटन का कहना था कि कुछ भी सफल नहीं होगा क्योंकि कुछ याद ही नहीं है। इसीलिए बावर की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एलिसियम को पीछे की ओर जाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। वो टेनिस की ओर जाने वाले जो यात्री हैं, 60,000 लोगों का माल बस उन्हीं के साथ आगे बढ़ सकती है। इन शब्दों के बाद बावर को यादों में डूबने पर मजबूर किया जाता है। जब पहली बार जांच में टेनिस पर पहुंचा गया था तो वह एक बच्चे थे और अपने पिता और माँ के साथ सीधा प्रसारण देखते थे। जल, पौधे, मानव जीवन के लिए आवश्यक चीजें ग्रह पर पाई गई। फिर पहले निवासियों को टेनिस भेजने का निर्णय लिया गया। इसे ध्यान में रखते हुए बावर को एहसास होता है कि एलिसियम की यात्रा एक तरफा यात्रा कैसे हुई थी। थेमेन फिर अपनी पत्नी के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसे याद ही नहीं आता कि टेनिस से उड़ान भरने पर वो उनके साथ थी या नहीं। इन सब बातों से परेशान होकर वो अपनी बीवी को ढूंढना चाहते हैं और उनकी तलाश में जुट जाते हैं, लेकिन पेटन उन्हें बोलते हैं कि वो जहाज को बचाने में अपना ध्यान लगाएं। वो उनकी बात सुनता है और एक गैर घातक हथियार ढूंढना शुरू कर देता है। वे पेटन के रिएक्टर के एक ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। बावर बाहर निकलते हैं और अचानक एक अजीब सी घबराहट महसूस करते हैं। उन्हें डर है कि इसी तरह का पागलपन पहले भी हो चुका है, जो पहले के एक अंतरिक्ष यात्री ने पेंडोरम के नाम से बताया। अब सब तब शुरू हुआ जब ईडन नाम का एक अंतरिक्षयान 2 साल पहले निगरानी रखने के लिए अधिकारी के साथ यहाँ पर आया था। वह पागल हो गया। उसने फैसला किया कि उड़ान शापित है और वो लगभग 5,000 आदमियों को अपने अंतरिक्ष यान से बाहर फेंक देता है। ये सारी बात सोचते सोचते वो डर से बाहर निकलता है और नीचे गलियारे में गतिहीन आदमी को पाता है। कोशिश करने पर वो उसे बचा लेता है और उसे किसी कारण से लंबे समय तक जागते हुए वो छठे समूह का हिस्सा बन जाता है। इसी कारण से लंबे समय तक वो महसूस करता है कि जहाज पर क्या हो रहा है। उसे अनजान ये आदमी खुद भूरे रंग का तरल पदार्थ अपने ऊपर डालना शुरू कर देता है। उसकी गंध से बेअसर करना राक्षसों को बहुत आसान है और आवश्यक है। अचानक से राक्षसों के चिल्लाने गुर्राने की आवाज आने लग जाती है और सब लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी छठे समूह के अधिकारी को वो ढूंढ लेते हैं और राक्षस उसे पीछे खींच लेते हैं। सब लोग एक दूसरे को मारने पर आमादा है। बावर बचने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। फिर बचने के लिए वो इधर उधर भागने लग जाता है और बहुत जोर से लड़खड़ाकर गिरता है और काफी ऊंचाई से नीचे पहुंचता है। बावर को केवल एक रस्सी की मदद से बचाया जाता है और उसे चमत्कार ही मान सकते हैं। संचार ट्रांसमीटर काफी ज्यादा कामगर काम होता है और पेटन के साथ फिर संचार जुड़ने में मदद करता है। राक्षस बावर का पीछा करते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट तक फुर्तीले आदमियों की तरह वो भाग भाग कर बच जाता है। पीछा करने से बचकर जो लोग उनके डब्बे के गेट पर होते हैं उनके साथ वो छुप जाता है। बचने वाले इंसान का नाम मैंग है।
वो बावर के लिए एक अजीब सी लैंग्वेज बोलने लग जाता है, पर काफ़ी मिलनसार है तो उसको वो अपने साथ रख लेता है। उसकी बाजू टूटी हुई है और पता चलता है कि वो फार्मर्स यूनिट का हिस्सा है, तो वो आगे उसे फूड रिसोर्सेज के लिए अपॉइंट करने को तैयार हो जाता है। फिर वो देखता है कि वो जो पागल सी फुर्तीली लड़की थी जो पहले भाग रही थी, वो वापस सामने आ जाती है और उस पर कूद पड़ती है। इस बार मैंग उनके बीच में आ जाता है और बावर अपनी बंदूक को हवा में फायर कर देते हैं। दोनों जंगली जानवर डर जाते हैं और बावर की बातों पर ध्यान देने लगते हैं। वो बोलता है कि अगर साथ रहना है और सबको बचाना है तो तुम्हें दिमाग लगाकर काम करना होगा। मैंग संकेत दिखाता है और वह रास्ता जानता है। राक्षसों के भागने की, चिल्लाने की आवाज़ फिर से सुनाई देती है और वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। लड़की का नाम नाडिया है और वो सोचती है कि रिएक्टर का रास्ता बहुत खतरनाक है क्योंकि वहाँ से कभी कोई वापस नहीं आया। लेकिन बावर का मानना है कि जहाज़ को हर तरह से बचाने के लिए उसे उतारना बहुत ज़रूरी है। किसी तरह नाडिया उस पर विश्वास करने लग जाती है और उसे बताती है कि वो 6 महीने पहले ही उठी है और काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही थी जब वो अपने कमरे में बंद थी। फिर अचानक से फिर राक्षसों के भागने की, चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। राक्षस के करीब आने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें भागना ही पड़ेगा, लेकिन नाडिया कहती है कि रुक जाओ। जल्दी दरवाज़ा खुलता है और राक्षस से लड़ते हुए कंपनी एक उज्जवल कमरे में जहाँ बहुत लाइट है वहाँ पहुँच जाती है। मित्र पर्यावरण डब्बे में यहाँ पे नाडिया हमेशा यहीं नहीं रहती, लेकिन टैनिस में बसने वाले जानवरों और पौधों को यहाँ पर रखा जाता है। अर्थ पर लड़की ने यहाँ पर काफ़ी सारा काम किया था और इनको यहाँ से बहुत हेल्प मिलती है। ग्रह पर जीवन बनाने के लिए पृथ्वी के जीवन मंडल का एकमात्र यही एक हिस्सा है जो 7 साल से चल रहा है। फिर बावर को याद आता है कि टैनिस से पृथ्वी पहुंचना लगभग 123 साल का सफर है। नाडिया कॉर्पोरल क्रिकेट के बारे में उन्हें बताना शुरू करती है, जिन्होंने सुझाव दिया था कि एलिसियम को 8 साल से अधिक समय पर सड़क पर रखा जाए। इस बीच पेटन दरवाज़ा तोड़कर कैप्टन को पुल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अचानक उसे वेंटिलेशन पाइप की अजीब आवाज़ सुनाई देती है और वह हैच बंद कर देता है। बाद में आवाज़ दोहराई जाती है, लेकिन राक्षस की बजाय अजीब कीचड़ में एक पीड़ित आदमी छेद से बाहर आता है। वो मदद मांगता है और पीटन उसे बाहर निकालने में मदद करता है। लड़के की आवाज़ बिल्कुल समझ नहीं आती। वो कांपता है। कमज़ोर सी आवाज़ में फ्रॉथ ग्रुप का कॉर्पोरल गैलो के बारे में बात करना शुरू करता है। गैलो कैप्टन ब्रिज पर था और अभी उसने खुद को इसी स्थिति में पाया। इस समय बावर और उसके दल क्रू एनिबियस खड़ी में पहुंच चुके हैं। लगभग सभी कैप्सूल खाली हैं और नाडिया के हिसाब से सभी को राक्षसों ने पकड़ लिया है और खा लिया है। मैंग सावधान है, अभी भी पॉट्स के बीच में रह रहा है, लेकिन बावर उसके पास वापस जाना चाहता है और अपने दोस्त के पास रहना चाहता है। इसी कोशिश में वो फ्लोर से निकलते हैं और फ्लोर टूट जाता है। वो बहुत सारी गंदगी में जाकर फंस जाते हैं, लेकिन एक राक्षस उनके ऊपर से चिल्लाने लग जाता है, लेकिन बहुत जल्दी ही सन्नाटा सा छा जाता है। फिर एक आदमी सतह पर आता है और रास्ता बनाने की कोशिश करता है। बावर सावधानी से अंधेरे में अपनी टॉर्च चमकाता है और राक्षस तुरंत उन पर हमला कर देता है। कॉर्पोरल अपनी तारों में उलझ जाते हैं और उसे पेंडोरम का लक्षण पहली बार महसूस होने लगता है। लेकिन राक्षस को नाडिया पर हावी होते देख बावर को होश आता है और वो कोशिश करता है कि वो नाडिया को बचा ले, उसकी हेल्प कर दे। एक बहुत बड़ी वॉर सी छिड़ जाती है। बावर और नाडिया फर्श पर गिरते हैं। मैंग आता है और अपने दोस्तों को बचाने की पूरी कोशिश करता है। वो अपनी सारी ताकत लगाता है और 3 तरफ से हमला कर देते हैं वो लोग, लेकिन इतने में एक दूसरा राक्षस आ जाता है। वो अपने भले को दीवार पर टिकाते हैं और अपने भाइयों को बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। तीनों तेजी से भागते हैं। इसी बीच पेटन गैलो को होश में लाता है और उनसे पूछता है कि पुल पर क्या हुआ था। उनका कहना है कि इसके अंदर 2 और लोग थे और टॉम को अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ी, लेकिन पेटन उनकी बात मानते नहीं है। नाडिया अपने दोस्तों को रिएक्टर की तरफ ले जाती है। अचानक उनकी नज़र पड़ती है हैच पर, जहाँ पर एक कैबिन में कोई और राक्षस हमला करने को तैयार बैठा होता है।
लेलैंड नाम का एक आदमी अपने कैबिन में दिखाई देता है और लाइट जलाता है। वो उन्हें बताता है कि वो कैसे इतने टाइम से यहाँ पर रह रहा है और उन्हें खाना पीना बनाकर देता है। इसी बीच नाडिया और बावर चर्चा करते हैं कि राक्षसों से रिएक्टर को और जहाज को कैसे बचाया जा सकता है। नाडिया सोचती है कि वो पॉड्स को सोने वाले लोगों को उठाएगी और उनकी हेल्प मांगेगी, लेकिन ये लोग बहुत समय पहले जगे हैं और इलेक्ट्रिकल और एक सिंथेटिक खाद्य एंजाइम उनकी कैप्सूल में डला गया है, तो उसके कारण उन्हें उठाना लगभग नामुमकिन है। वहाँ पर टेनिस के जीवन मंडल के अनुकूल ढलने में उन्हें टाइम लगेगा और अगर पहले उठ भी गए तो वो जल्दी मर जाएंगे। फिर राक्षसों से बचाने के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। लेलैंड इस बातचीत को सुन लेता है और अपने दोस्तों को बताने का फैसला करता है। गैलो अंत में जब होश में आता है तो पेटन को भूत की तरह परेशान करना शुरू कर देता है और अगर कभी भी वो उसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो कॉर्पोरल के पास अपना एक ट्रैंक्विलाइजर है जो वो उसे दे देता है। अब यहाँ पर लेफ्टिनेंट अपने कमरे में एक बहुत बड़ा सा चार्ट लगाते हैं जहाँ वो पेंडोरम के सारे रीजंस और लिस्ट बनाकर रखते हैं और पेटन खुद उन्हें बताते हैं कि इन सब चीज़ों पर ध्यान दें, क्योंकि अब पेटन को लग रहा है कि गैलो झूठ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि लेलैंड की कहानी भी लगभग सेम सी ही है। अंत में वो कोशिश करते हैं कि वो राज को खोल पाएं और एक भयानक सच्चाई सामने आती है। एलिसियम की यात्रा जब शुरू हुई थी तब सभी यात्री सो रहे थे। ये कई सालों से चल रहा है। इस समय कैप्टन के पुल को हर 2 साल में चेंज करने वाला एक चालक बदलता है। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर चौथे समूह ने जब कार्यभार संभाला तो चालक दल को पृथ्वी के अंतिम संकेत मिले थे। तब सब कुछ नष्ट हो चुका था। एलिसियम पर सवार लोग पूरे सौर मंडल में अंतिम इंसान बच गए थे। उस समय जहाज पर जागने वाले एकमात्र लोग गैलो और उनके 2 सहयोगी ही थे। पृथ्वी पर संदेश के बाद जहाज पर पूरी तरह से लड़ाई और रेबेलियन का माहौल बन जाता है। गैलो जो बाकी सारे लोग होते हैं उन सबकी हत्या कर देता है और अपने आप को राजा मानने के चक्कर में हर पॉट में जाकर सबको मारना शुरू कर देता है। उसकी कहानी के अंदर धीरे 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 वो पागल होता जाता है और खुद ही थककर एनोबियस में गिर जाता है। ये सब होते वक्त बावर और उसके दल जब ये कहानी सुनते हैं तो उन्हें ये बात नहीं पता होती कि लेलैंड ने खाने में जहर मिला दिया है। और जब वो होश खो बैठते हैं तब पेटन को भी कठिन समय से गुजरना पड़ता है। उन्हें पता चलता है कि पृथ्वी का अस्तित्व खत्म हो गया है और ये सब होने का कारण एलिसियम है। ये सब जबकि को वो बचा ही रहे होते हैं कि पेटन को फिर से पेंडोरम के लक्षण महसूस होते हैं। ऐसा करते हुए गैलो उन्हें बहुत जल्दी से हिप्नोटाइज कर लेता है और जहाज पर बिजली खत्म होने की वजह से बावर बहुत जल्दी से होश में आ जाते हैं। जब वो बेसुध थे तो लेलैंड ने उन्हें बांध दिया और उल्टा लटका दिया। बहुत ही वैशी किस्म का आदमी और उसके इरादे भी गलत ही थे। बावर लेलैंड को जाने देने के लिए बोलता है और मनाने की कोशिश करता है और बताता है कि उसकी योजना में वो रिएक्टर को बाहर निकाल देगा और वो लगभग आराम से वापस जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन इतने सालों से राक्षसों के बीच में रह रहकर लेलैंड को उसकी बातों पर रत्ती भर विश्वास नहीं होता है। इसी दौरान रिएक्टर की वोल्टेज बढ़ने लगती है और उन्हें पता चलता है कि रिएक्टर बंद होने वाला है। अगर ये रिएक्टर बंद हो जाएगा तो गैराज में कुछ भी नहीं बचेगा। बावर जोर देकर कोशिश करता है कि रिएक्टर वापस चालू हो जाए। कॉर्पोरल वादा करता है कि लेलैंड को उसकी पहले की सारी गलतियों के हिसाब से जज नहीं किया जाएगा और जीवित रहने की कोशिश में वो सब एक दूसरे के हिस्सा बनते हैं। ये बात सुनकर लेलैंड बहुत प्रभावित होता है और उन सबको रिहा कर देता है। अब ये सब एक टीम बन जाते हैं और पेटन से संपर्क करने की कोशिश करते हैं लेलैंड के रेडियो पर। पेटन की कैलकुलेशंस के हिसाब से उनके पास रिएक्टर के बंद होने तक 47 मिनट्स होते हैं। चारों दोस्त सड़क पर आ जाते हैं। पेटन उन्हें रास्ता बताते हैं और वो आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनके सामने एक बच्चा राक्षस आ जाता है और मैंग उसे मारने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन नाडिया बोलती है कि बच्चे को छोड़ देना चाहिए। बच्चा तुरंत चिल्लाने लग जाता है और पूरे राक्षसों का ग्रुप उनके पीछे पड़ जाता है। फिर उनसे भागते भागते वो बच तो जाते हैं पर कहीं जाके छुपना पड़ जाता है उन्हें। पेटन जहाज का नियंत्रण केंद्र कैप्टन ब्रिज तक पहुंचाने की पूरी उम्मीद छोड़ चुका होता है, लेकिन गैलो इस बारे में फुल एंथुसियाज्म के साथ भाषण देना शुरू कर देता है
कि रिएक्टर को बावर बाहर निकाल देगा और एनाबिस के दौरान सब कुछ ठीक हो जाएगा, जीवित रहेगा। लेकिन अब जहाज को चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो डब्बे में पहुंचते हैं बावर रोड की टीम, जहाँ पे फैमिली मेम्बर्स होने चाहिए थे दल चालकों के, लेकिन अब वो सारे डब्बे खाली हैं। फिर उससे अपनी बीवी की दोबारा याद आती है जो यहाँ कभी थी ही नहीं। शायद उनकी बीवी इनफर्टाइल थी, इसीलिए उन्हें उनके साथ लाया नहीं गया और एलिसियम पर ले जाया नहीं गया। उड़ान से पहले उसने बोर को छोड़ दिया ताकि वो बिना पछतावे के उड़ान भर सके। इसी तरह उसकी भी जान बच गई। अचानक बावर की नज़र पेटन की पत्नी की कैप्सूल पर पड़ती है। उसी तुरंत पेटन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात याद आती है। दोस्त अपने रास्ते पर चलते रहते हैं और रिएक्टर के बाहर आते हैं। पागल गैलो पेटन को संकेत देता है कि रिएक्टर रिबूट का सामना नहीं कर पाएगा, लेकिन कमांडर उसे चुप रहने और बावर के द्वारा सब कुछ ठीक होने के लिए वेट करते हैं। इसी बीच बावर खुद कोशिश कर रहा है कि वो कमज़ोर पुल के ऊपर से रिएक्टर तक पहुंच पाए, लेकिन सारी दीवार पर दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं और सारे राक्षस रिएक्टर को चारों ओर से घेर लेते हैं। यहीं पर मैटू का घोंसला स्थित है। इसमें से कोई भी इंसान शांत विकृति का नहीं है, लेकिन सब लोग राक्षसों को मारने की कोशिश करने में लग जाते हैं। बावर अपने रास्ते पर चलना वापस शुरू कर देता है, लेकिन रस्टी ब्रिज होने के कारण माउंट टून से उतर जाता है, लगभग नीचे गिरता है और मैंग उसे पकड़ लेता है और ऊपर उठा लेता है। जब बावर म्यूटेंट के घोंसले में गिरता है तो नाडिया कोशिश करती है कि वो रिएक्टर की तरफ भागे और सब कुछ ठीक कर दे। वो म्यूटेंट के घोंसले में आ नहीं सकती क्योंकि उनकी त्वचा के जो टुकड़े हैं वो मानव गन से चिपकने की कोशिश करते हैं। पेटेंट और गैलो के बीच में काफ़ी लड़ाई बढ़ जाती है। कॉर्पोरल अपने दिमाग से बाहर हो जाते हैं और बाहर निकलने की पूरी कोशिश करते हैं। पेटेंट ट्रांसक्यूलाइजर की तरफ इशारा करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि वो गन को कैप्सूल के अंदर पकड़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दें, लेकिन लेफ्टिनेंट केवल एक नकली गुलेल लॉन्च करते हैं और कैप्सूल में कॉर्पोरल को बंद कर देते हैं। इस सब का शाप आगे बढ़ता जाता है और बोर अपने नए भेष में सावधानी से सोते हुए म्यूटेंट के शरीर के माध्यम से गड्ढे की ऊपर आने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन लैंड जो ऊपर के कमरे में रोशनी कर रहा था वो गलती से टॉर्च को छेद में गिरा देता है और इस वजह से म्यूटेंट उठ जाता है। म्यूटेंट घुराने लगता है और शोर की वजह से बावर को ऊपर पहुंचने में परेशानी तो नहीं होती, लेकिन मैंग टूटे हुए पुल से नीचे छेद में गिर जाता है। बचे हुए म्यूटेंट मैंग को नोटिस करते हैं और उसकी ओर भागना शुरू कर देते हैं। वो अपने भाले भीड़ में फेंकता है और छुपने की कोशिश करता है। रिएक्टर रुकने से कुछ सेकंड दूर है, लेकिन वो सफल हो ही जाते हैं। इस सब के बीच में लैंड भागना शुरू कर देता है क्योंकि सारे म्यूटेंट के बीच में दहशत फैल जाती है। इसी दौरान पेटन कोशिश करते हैं कि वो सबको नियंत्रण में ले आए, लेकिन गैलो उनके साथ पहेलियां बुझाना शुरू कर देता है। नाडिया राक्षसों को शांत करने और रिएक्टर से भागने की वेट करती है। इसी दौरान मैंग का सामना म्यूटेंट से हो जाता है, लेकिन राक्षसों के मजबूत होने के बावजूद मैंग उन्हें अपने ही पाइक से मार देता है। उसके बाद जो वो छोटा बच्चा होता है उस पर उसकी नज़र पड़ती है। वो कोशिश करता है कि उसे ना मारे और साइड पर छोड़ दे, पर अचानक तेज झटके से मैंग का गला कट जाता है। गैलो कैप्सूल से बाहर निकलता है और उसके पास आता है। पेटेंट ट्रांसक्यूलाइजर से भारी बंदूक को साथ में लेके चलता है। ये ऐसा है जैसे लेफ्टिनेंट के पास दोहरी दृष्टि। पुरुषों के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है। कॉर्पोरल पेटन के स्थिर करने की कोशिश में भी उनके शरीर में खुद ट्रांसक्यूलाइजर की खुराक बढ़ जाती है और गैलो पूरी तरह से गायब हो जाता है। पेटन राहत महसूस करते हैं। फिर लैंड कैप्टन को पुल पर दौड़ता हुआ देखता है और अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन पेटन तुरंत वहां से हट जाते हैं। नाडिया और बावर भी अपने नियंत्रण कक्ष तक पहुंच जाते हैं। इन सब के दौरान बोर को रियलाइज होता है कि जो गैलो हैं वही असल में पेटन होने का नाटक कर रहे हैं और कैप्टन असल में कैप्टन है ही नहीं। इन सब से पता चलता है कि पेटन ने पहले राक्षसों को शांत करने की बजाय ये सब तरकीबें पहले ही लगा दी थी और वो ऑलरेडी पहुंच चुके थे टैनिस के ऊपर और 800 साल से म्यूटेंट्स को बढ़ाने की कोशिश गैलो ने ही की थी। अगर वो ये नहीं करते तो सब लोग 800 साल तक आराम से जी रहे होते। इस बात को जानकर बावर थोड़े हक्के बक्के रह जाते हैं, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाते कि वो अब क्या करें।
इसी बीच नाडिया ऊपर से जब बाहर देखती है तो उसे काफ़ी सारे समुद्री जानवर नज़र आते हैं और उसे रियलाइज़ होता है कि वो सब लोग ओशन के नीचे बैठे हैं और ऊपर वो एक्चुअल में टेनिस पर पहुंच ही चुके हैं। एक दूसरे को भाषण देते हुए पेटन सही गलत की बात करता है और बोअर को पेंडोरा में फंसाने की कोशिश करता है। इन सब से प्रभावित होकर वो एक इलेक्ट्रिकल पैनल पर गोली चलाते हैं और बोअर को एक छोटा राक्षस फिर से नजर आने लग जाता है। इन सब से बाहर निकलते निकलते वे एक थेपैड तक पहुंचते हैं जहां लॉन्च ट्रिगर हो जाता है। बाकी सब कुछ नष्ट हो जाता है लेकिन वो कैप्सूल के ऊपर आगे निकल जाते हैं। इसी बीच वो नाडिया का हाथ पकड़ लेते हैं। नाडिया को सांस आना बंद हो जाता है और वो उसे ऑक्सीजन मास्क लगाकर ऊपर ले आते हैं। जल्दी उन्हें कैप्सूल की सतह पर पहुंचने पर पता चलता है कि दरवाजे के किनारे सब उड़ चुका है। सभी दोस्त होश में आ चुके हैं और सूखी जमीन नजर आ रही है। वहीं से उन्हें पता चलता है कि उस स्पेसशिप के अंदर सिर्फ म्यूटेंट और गैलो ही बचे हैं और बाकी सबके पॉड तो पहले ही ऊपर आ चुके हैं। उनकी आंखों के सामने ही नीचे एलिसियम में धमाका होता है और एलिसियम नष्ट हो जाता है। डूबे हुए एलिसियम पर केवल गैलो और म्यूटेंट ही थे तो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचता। इस प्रकार टेनिस पे जीवन का पहला दिन शुरू होता है। तो आपने इस फिल्म के बारे में क्या सोचा? इसे नीचे टिप्पणियों में छोड़ें, लाइक शेयर कमेंट करें और हम आपको मिलेंगे एक नई फिल्म के साथ। धन्यवाद।